स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, 7th फेज शिक्षक भर्ती, जी हाँ 7th फेज शिक्षक भर्ती जो TRE के द्वारा आपका जो BPSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है, टीचर रिक्वायरमेंट का एग्ज़ाम है। तो उसमें जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 120 जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में वो पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो 1857 से 1947 तक की क्रांति के बारे में आज हम पूरा पढ़ने वाले, इसके मुख्य तथ्य देखेंगे और इससे प्रश्न आपके बहुत सारे आएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर शुरुआत से देखेंगे, एकदम 1857 से शुरुआती से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला है कि सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 1847 की बात है। और बंगाल की सेना में अब यह अनुपात 1 और 2 का तथ्य मद्रास और बम्बई की सेनाओं में 2 और 5 का था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या है कि इसके लिए भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय नेताओं का तैनात किया गया था और तोपखाने और बाद में 20वीं सदी में टैंकों तथा बख्तर गाड़ियों जैसे सेनों के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथों में रखे गए थे। आगे है कि 1863 में, कब 1863 में इंडिया सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है जो रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। आगे आपका प्रश्न है आगे नंबर का कि जो सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की आयु जो है 1859 ईस्वी में 23 वर्ष थी। कब 23 वर्ष थी, और 1878 में इसे घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इससे प्रश्न आ सकते। फिर देखिए आगे है कि 1893 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यह व्यवस्था रखी थी कि सिविल सर्विस के सदस्यों महत्वपूर्ण में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आइए आगे का प्रश्न आपका है और भी बहुत सारे यहाँ पर देखिए। अब नील की खेती, नील का इस्तेमाल सूती कपड़ा और उद्योग में रंगीन के लिए होता था। दोस्तों नील आपको पता होगा, नील की खेती की जाती थी अंग्रेज़ों के समय में। और हुआ क्या था कि गांधी जी ने, जी हाँ गांधी जी आए थे, इंडिया आए थे। ठीक है, और इंडिया आके उन्होंने क्या किया था, नील की खेती का मतलब विरोध किया था। और ये आपका नील की खेती किया था, कहाँ किया था, आपका चंपारण में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जिसे कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह चंपारण में किया था। और वहाँ पर इंडिगो की क्रॉप उगाई जाती थी। मतलब क्या किया जाता था, किसानों को मजबूर किया जाता था नील की खेती, और नील की खेती करने से किसानों का जो ज़मीन था वो बंजर हो जाता था। और नील का खेती इस्तेमाल सूती कपड़ों में किया जाता है, रंगाई के लिए होता है। नील से रंग बनाने का उद्योग भारत में 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था, 18th सेंचुरी के लास्ट में। और वह बंगाल और बिहार में फला फूला है। ठीक है, बंगाल और बिहार, और बिहार में आपका चंपारण है। ठीक है, फिर किसानों पर अत्याचार करने के कारण इसे इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है प्लांटर्स बदनाम हो गया है। ठीक है, बदनाम हो गए और उन्हें नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया। और इस उत्पीड़न का सचिव चित्रण प्रसिद्ध बंगाल के लेखक दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में 1860 ईस्वी में किया था। और चाय उद्योग का विकास 1850 ईस्वी के बाद असम, बंगाल, दक्षिण भारत तथा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में हुआ था। चाय बागान की खेती आपको पता होगा। और वर्ष 1946 में क्या किया गया था, कारखानों में काम करने वाले 40% मजदूर सूती कपड़ा और जूट उद्योग में लगे हुए थे। और वर्ष 1939 में देश भर में केवल 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, और जिनमें 2217 विद्यार्थी पढ़ते थे। ठीक है, आइए आगे का प्रश्न है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के सभी हिस्सों में अकाल ने अपनी विनाशकारी लीला दिखाई थी। ठीक है, आइए आगे हम यहाँ पर जानते हैं आगे क्या है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे कलर। तो आइए अब हम देखते हैं आगे।
आगे है आपका कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच में इस मांग को वर्ष 1905 में गोखले, जी हाँ गोखले वर्ष 2006 में दादा भाई नौरोजी ने उठाया था। इस मंच को 1905 में गोखले और वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी ने उठाया था। और राष्ट्रवाद नेताओं ने उन भारतीय मजदूरों के पक्ष में भी आवाज़ उठाई थी जो गरीबी से मजबूर होकर रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका और मलाया, मॉरिशस और वेस्टइंडीज या ब्रिटिश गुयाना चले गए थे। ठीक है, आगे का आपका यहाँ पर दिया हुआ आगे है कि 1897 ईस्वी में बम्बई की सरकार ने बाल गंगाधर तिलक दूसरे कई नेताओं बाल गंगाधर हो गए और दूसरे कई नेताओं और समाचार पत्रों के संपादकों को सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 1897 में, और उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। अब देखिए आगे क्या है कि जो तिलक क्या किए थे, तिलक जिन्हें अभी तक मुख्यतः महाराष्ट्र में ही जाना जाता था, रातों रात अखिल भारतीय नेता बन गए थे। ठीक है, रातों रात अखिल भारतीय नेता बन गए थे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तारी की गई थी 1897 में। आगे का खबर देखिए क्या है, 1851 की बात है। 1851 ईस्वी में रहमानी मजदाइशन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ नौरोजी फरुदनी जी और दादा भाई नौरोजी एस बंगाली तथा अन्य लोगों ने किया था। और आगे क्या हुआ था कि जो सिख लोग में धार्मिक सुधार का आरंभ 19वीं सदी में के अंत में हुआ था। ठीक है, और अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई थी अमृतसर में। 1920 के बाद पंजाब में अकाली आंदोलन का आरंभ हुआ था। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारा के प्रबंध का क्या किया गया था, शुद्धिकरण करना था। देखिए 1920 से पहले एक पता होगा 1919 जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में क्या हुआ था, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर 1920 में पंजाब में अकाली आंदोलन आरंभ हुआ था, जिसमें अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारा के प्रबंध का शुद्धिकरण करना था। आगे इन गुरुद्वारों को भक्ति शक्ति सिखों की ओर से भारी मात्रा में ज़मीनें और धन मिलते थे, और परंतु इनका प्रबंध भ्रष्ट तथा स्वार्थी महतों द्वारा मनमाने ढंग से किया जा रहा था। आगे हुआ क्या था कि अकाली के नेतृत्व में वर्ष 1921 में सिख जनता ने इन महतों तथा इनकी सहायता करने वाली सरकारों के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह किया था। क्या किया था? सत्याग्रह किया था। क्रिटिसाइज़ किया था, आंदोलन किए थे, सत्याग्रह आंदोलन किए थे। ठीक है, प्रोटेस्ट किए थे, और अकालियों ने सरकार को मजबूर कर दिया था। क्या कर दिया था? अकालियों ने किया था 1921 में सिख जनता ने प्रोटेस्ट किया था, और क्या मजबूर कर दिया था वह कि सिख गुरुद्वारा कानून बनाए, और यह कानून वर्ष 1922 में बना था। 21 में क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था, और 22 में ये बना था। ठीक है, 22 में कानून बना था। आगे का भी और मुख्य तथ्य हैं, कहानी क्या है कि उन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए नई तकनीक विकसित हुई, और उन्हें एक बांग्ला वर्णमाला लिखी जो आज तक प्रयोग में आती है। ठीक है, और फिर उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बांग्ला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में सहायता दी थी। और उन्हें संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थी के लिए खोल दिए गए थे, क्योंकि वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के तत्कालीन एकाधिकार के विरोध थे। आगे का क्या कहानी यहाँ पर दिया हुआ, आगे का है कि इस सबसे अधिक, जी हाँ क्या है आगे का सबसे अधिक विद्यासागर को उनकी देववासी भारत की पददलित नारी जाति को ऊंचा बढ़ाने में उनका योगदान के कारण आज भी याद करते हैं, और उन्हें विधवा पुनर्विवाह के एक लंबा संघर्ष चलाया था।
फिर देखिए आगे आगे हुआ क्या कि नौकरशाही खुलकर स्वार्थी और राष्ट्रीय आकांक्षाओं की शत्रु बन जा रही है। और 1904 में हुआ क्या कि भारतीय विश्वविद्यालय कानून से राष्ट्रवादियों को लगा कि भारत के विश्वविद्यालय में और भी सख्त सरकारी नियंत्रण स्थापित करने तथा उच्च शिक्षा का प्रयास रोकना किया जा रहा था। ठीक है, रोकने का प्रयास किया जा रहा था। चलिए आगे का हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या इसमें दिया हुआ। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे का इसमें क्या है कि जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद को जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, लिखा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। भारत की जो है एकमात्र आशा जो है उसकी कौन है, जनता ही है। क्या है, जनता है। और वर्ष 1896 में इथोपिया के हाथों इटली की सेना तथा वर्ष 1985 में जापान के हाथों रूस की हार ने यूरोपीय श्रेष्ठता के भ्रम को तोड़कर रख दिया था। ठीक है, आइए आगे का है कि राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग आरंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद का एक संप्रदाय देश में मौजूद था। आगे दिया हुआ है कि दिसंबर 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जान से मारने की कोशिश की गई और अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक बग्घी पर बम फेंका जिसमें वे समझते थे कि बदनाम जज किंग्सफोर्ड बैठा है। ठीक है, चलिए और आगे का खबर है कि बाद में प्रफुल्ल चौकी ने गिरफ्तार हो गए थे। गिरफ्तार से बचने के लिए वो खुद को गोली मार ली थी। गिरफ्तार हुए नहीं, गिरफ्तार से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर फांसी दी गई थी। और युवकों ने अपने अनेक गुप्त संस्थाएं अब बन गई और इनमें से सबसे प्रमुख जो अनुशीलन समिति जिसके ढाका खंड की ही अकेली 500 शाखाएं थी। ठीक है, आगे इनका क्या है कि उनका हौसला इतना बढ़ चुका था कि जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में एक सरकारी जुलूस में हाथी पर बैठा था तब उस पर भी उन्होंने बम फेंक दिया था और इस हमले में वायसराय घायल हो गया था। ठीक है, वायसराय घायल हो गया था, लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गया था। अब ये युवक अलीगढ़ संप्रदाय, जी हाँ, अब ये युवक हुआ क्या कि अलीगढ़ के जो संप्रदाय तथा बड़े नवाबों और जमींदारों की वफादारी की राजनीति को नापसंद करते थे। ऐसे राष्ट्रवादी भावनाएं पारंपरिक मुसलमान उलेमाओं के एक भाग में भी उभर रही थी और इसका नेतृत्व मद्रास देवन कराता था। ठीक है, आगे इनका खबर है कि इन विद्वानों में सबसे प्रमुख थे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गया और जिन्होंने अपने समाचार पत्र अल हिलाल में बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारों का प्रयास किया था। और इस पत्र की उन्होंने 1912 में की थी और जब यह केवल 24 वर्ष के थे। मौलाना मोहम्मद अली जानते होंगे नाम, आज़ाद और दूसरे युवकों ने साहस और निर्भय का संदेश दिया और कहा कि इस्लाम और राष्ट्रवाद में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, नहीं है। और इस वर्ष 1921 में तुर्की की उस्मानिया सल्तनत और इटली के बीच लड़ाई छिड़ गई थी और 1912 से 1913 में तुर्की का बाल्कन देशों से युद्ध भी हुआ था। आगे की खबर है क्या, डॉक्टर MSA अंसारी के नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए मेडिकल मिशन भेजा गया था। क्या किया गया था, मेडिकल मिशन भेजा गया था। आगे खबर क्या है, गांधी जी की बात आ रही। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया था, 1915 में भारत लौटे थे, 1915 में भारत लौटे थे। और आगे का जो खबर मैंने बताया था इंडिगो की अथी के लिए, कब इंडिगो का, देखिए इंडिगो का 1917 में इंडिगो क्रॉप के लिए उन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह चलाया था। और फिर पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को समझा।
और फिर उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम का नाम जानते होंगे। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया था। 1917 का बात आ रहा है, मतलब नील की खेती के लिए काम करने वाले किसान पर यूरोपियों के नीलहे अत्याचार करते थे। यूरोपीय सफ़ेद कपड़े पहनते तो उनमें उनको नील चाहिए होता था कपड़ों में लगाने के लिए, तो नील की खेती कराते थे। यहाँ बिहार के चंपारण ज़िले की जो क्रॉप उगाते थे वहाँ के लोग, इंडिगो की क्रॉप, नील की खेती करते थे और आंदोलन किए थे, प्रोटेस्ट किए थे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह नाम से जाना जाता है इसे 1917 में। ठीक है, चलिए, और ये सफल भी हुआ था। और किसानों की अपनी ज़मीन में देखिए, यहाँ पर बात आती है कि जो किसानों की ज़मीन में से कम 3/20 भाग में 3 हिस्सा पर नील की खेती करना था और तथा मिल द्वारा तय दामों पर नील बेचना पड़ता था। जो मिल द्वारा तय किया जाता था उतने दाम पर नील को बेचना पड़ता था। ठीक है, और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों की कहानी सुनाकर चंपारण के अनेक किसानों को उन्होंने वहां आकर उनकी सहायता का निमंत्रण दिया था। 1906 में आपके वहाँ कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में भी क्रिटिसाइज़ किए थे, आंदोलन किए थे। आगे गांधी जी के साथ हुआ क्या देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, तो आइए इसको कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हुआ क्या था कि गांधी जी नागपुर में घोषणा की। अब नागपुर में घोषणा यह की कि ब्रिटिश जनता यह बात चेत ले कि अगर वह न्याय नहीं करना चाहती तो साम्राज्य को नष्ट करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य होता है। और फिर हुआ क्या, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए और प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को अब भाषीय आधार पर पुनर्गठित किया गया था। और फिर कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया और जिसमें अध्यक्ष और सचिव शामिल थे। और इसमें कांग्रेस एक नियंत्रण विद्यमान राजनीतिक संगठन के रूप में काम करने लगी और उसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए उससे एक उपकरण भी मिल गया था। फिर हुआ क्या, सदस्यता शुल्क घटाकर प्रतिवर्ष 4 आने आज के 25 पैसे कर दिया गया था ताकि निर्धन ग्रामीण और नगर के निर्धन लोग भी उसके सदस्य बन सकें। ठीक है, फिर आगे का देखिए एक खबर है कि जो 1 मार्च 1925 को एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष स्पीकर चुनने भी सफल रहे। और 1925 में चित्तरंजन दास के निधन से राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराज्यवादी आंदोलन को एक और गहरा धक्का लगा। और 1923 की बात है, 1923 के बाद देश एक से एक के बाद एक कई संप्रदाय दंगे हुए और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दिसंबर 1917 में स्थापित फिर सक्रिय हो उठी और प्रत्युत्तरवादी रिस्पॉन्सिविस्ट कहे जाने लगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिविस्ट कहे जाने लगे और जाने वालों एक वर्ग ने सरकार को पहला सहयोग करने का प्रस्ताव रखा था ताकि तथा कथित हिंदू हितों की रक्षा की जा सके। और इस गुट में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और SNC केलकर शामिल थे। ठीक है, केलकर शामिल थे। आगे का खबर है कि गांधी जी सितंबर 1931 में 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इंग्लैंड में गए थे और इंग्लैंड में भाग लिए थे, लेकिन उनकी जोरदार वकालत ने बावजूद सरकार ने डोमिनियन स्टेट तत्काल देकर उनके आधार पर स्वतंत्रता बुनियादी राष्ट्रवादी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। और विश्वव्यापी मंदों के कारण खेतीहर पैदावारों के दाम गिर गए थे और लगान और मालगुजारी का बोझ उनके लिए असह्य हो चला था। और दिसंबर 1930 में कांग्रेस न लगान न टैक्स न अभियान चलाया था। ठीक है, ना लगान ना टैक्स का अभियान चलाया था दिसंबर 1930 में। तो इससे प्रश्न आ सकते हैं। आइए आगे का खबर, इसमें आगे का हुआ क्या कि
उत्तर में सरकार के, जी हाँ, उत्तर में सरकार ने 26 दिसंबर 1930 को, कब 1930 को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब किया था? 26 दिसंबर 1930 को। और वर्ष 1946 से 1947 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा संप्रदायों की लहर में अनेक मुसलमान भाग गए थे। और दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 में आरंभ हुआ था। ये ध्यान में रखना। दूसरा विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1939 में। और जब हिटलर की जर्मन प्रसारवादी नीति के अनुसार नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। और नाजी जर्मन ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला बोल दिया था। और भारत की सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय धारा सभा के चुने गए सदस्यों के परामर्श किए बिना फौरन युद्ध में शामिल हो गए थे। ठीक है, क्योंकि तब का टाइम में जो इंडिया था, इंडिया मतलब आंदोलन देखिए यहाँ पर हो तो रहा था, वर्ल्ड वार सेकंड तो होता रहा था। तो वर्ल्ड वार इसमें लेना देना इसका था कुछ नहीं इंडिया का, लेकिन इंडिया उसमें शामिल क्यों हुआ? तो इंडिया शामिल इसलिए होता तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी तब इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश का शासन था इंडिया पर तब के टाइम में। और अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर समिति पैमान पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय किया। और सत्याग्रह करने वाला पहला व्यक्ति विनोबा भावे था। क्या? विनोबा भावे। आगे हुआ का अंत में सितंबर 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। और कुछ हिचक के बाद अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, और मगर उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला कर दिया। और 20 फरवरी 1947 के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1940 तक भारत का शासन छोड़ देगा। और मार्च 1947 में वायसराय बनकर भारत आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी बातचीतों के बाद समझौता एक रास्ता निकाला कि देश संविधान तो होगा मगर एक नहीं रहेगा। भारतीय और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा यहाँ पर था। तो दोस्तों ये आपका टोटल जो का आपको मतलब क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया। तो ये सब जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बताए, इससे आपके ज़रूर प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका 1857 की क्रांति से 1947 तक का पूरा था। 1857 के आंदोलन से पूरा 1947 तक की क्रांति था। दोस्तों मैंने आपको ये पूरा लगभग पढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर करें ताकि वो भी ये नॉलेज ले सकें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और आगे का जो भी आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस आएंगे तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर प्रेस कर दें नोटिफिकेशन, ताकि वो अपडेट मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।